Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the last section of the chapter Constitutional Design, that is guiding the value of Indian Constitution. In this class we shall study the exact provision of Constitution on a different subjects. But now in this class हम फिलोसॉफी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी क्या है, किस तरीके से वो वर्क करती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी को जानने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, द रीडिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट लीडर्स, व्हाट दे नो, व्हाट आर देयर ओपिनियन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे लीडर्स, ऐसे महान लीडर्स जिनकी ओपिनियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मायने रखती है, उनके विचार क्या थे कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी हो, इनके बारे में पढ़ेंगे। But it is equally important to read what the Constitution say about its own philosophy. This is what the preamble of the Constitution does. Okay, student, let us turn this one by one. The Dream and Promises. इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसे बहुत से नाम जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के नाम भी आपको बहुत सारे बताए थे। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का नाम मिसिंग था, वो थे महात्मा गांधी जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य नहीं थे, पर ऐसे बहुत से मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो उनके फॉलोअर थे और उनके विजन्स को कई सालों से फॉलो कर रहे थे। महात्मा गांधी ने संविधान के प्रति एक बात यंग इंडिया मैगज़ीन में 1931 में कही थी। आइए हम उस बात को देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। आप पढ़ सकते हैं, मैं ओवरऑल समरी इसकी बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना करता हूँ जहाँ पे गरीब से गरीब इंसान भी ये जाने कि वो जिस भारत में रह रहा है वो उसका है और उसमें उसकी बातें सुनी जाएगी। वो उस भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं ऐसे इंडिया की कल्पना करता हूँ जहाँ पे हाई क्लास और लो क्लास लोग बटे हुए ना हो, सब एक बराबर, सारे लोग परफेक्ट हार्मोनी में रहते हो। यहाँ पे अनटचेबिलिटी जैसा श्राप ना हो, ना ही लोग शराब पिए, ना ही ड्रग्स के आदी हो। यहाँ पे औरतों को भी पुरुषों की तरह समान अधिकार हो। और ऐसे समाज में मैं अपने आप को संतुष्ट मानूंगा, मैं भारत को संतुष्ट मानूंगा और इसके अलावा मैं और कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चाहता। ये कल्पना थी महात्मा गांधी की हमारे संविधान के प्रति, बनने वाले संविधान के प्रति। अब एक और महान शख्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। उनके बहुत से डिफरेंस थे जो बराबर नहीं बैठते थे महात्मा गांधी के विजन से। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा बिल्कुल अपोजिट थी। वे बहुत सी विचारधाराओं से महात्मा गांधी की क्रिटिसाइज़ किया करते थे उनको, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो उन्होंने भी एक बात कही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्लियरली। जब बन के तैयार हो गया था तो उन्होंने क्या कहा था, उसे भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं उसका संक्षिप्त या इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपको बता देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को जो ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है वो एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जहाँ पे लोगों को तो पॉलिटिकली इक्वल राइट मिलेगा, मतलब एक पर्सन एक वोट का अधिकार तो सबको मिलेगा, पर सोशल इकोनॉमिकली लाइफ इक्वल नहीं होगी, ये अनइक्वल होगी। यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक
जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। वो सिद्धांत जो एक इंसान एक वैल्यू के वोट को सिद्धांत है उसको पूरी तरह से डिनाई कर देगा। लंबे समय तक अगर ये विरोधाभास चलता रहा, इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहा और ये जो सोशल और इकोनॉमिकली अनइक्वलिटी समाज में बनी रही, तो मुझे डर है कि इस देश का जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पिलर है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये वर्डिंग थे 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। जो कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब हम फाइनली जवाहरलाल नेहरू के वर्डिंग और स्पीच पढ़ लेते हैं जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे कही थी। ये ब्रॉडकास्ट हुआ था ऑल इंडिया रेडियो में। ये आप स्पीच पढ़ सकते हैं। इसकी भी मुख्य बातें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अब वो समय आ गया है, लंबे समय के बाद अब वो समय आ गया है कि हम अपने ली हुई प्रतिज्ञा को पूरा करें। जब आधी रात को इस समय पूरी दुनिया सो रही होगी तब एक देश आज़ादी की नींद से उठेगा। ये इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण स्टेप्स में से है जब लोग पुराने बंदिशों को तोड़कर एक नए एज की तरफ आगे बढ़ेंगे। यही एक नेशन की आत्मा होनी चाहिए, कुछ नयापन करना। मैं भारत के में रहने वाले हर लोग को की सर्विस के प्रति डेडिकेटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को मैं जितनी हो सके सेवाएं दे सकूँ। इसके अलावा इन्होंने कहा था फ्रीडम और पावर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्हें हमें पूरी करनी है। हमने लोगों को आज़ाद किया है और इस आज़ादी की कीमत हमने बहुत बड़े दर्द से चुकाई है। एक ऐसा दर्द जो हमारे दिल में भरा हुआ है, जो गम में डूबा हुआ है। ये दर्द हमें हमारे फ्यूचर और पास्ट को जोड़ने की कड़ी है और ये हमें भविष्य में आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं ये प्लेज को फुलफ़िल करना चाहूँगा जो मैंने लोगों से प्रतिज्ञा ली थी कि आज़ादी के बाद हम उन्हें वो चीज़ देंगे जिनके लिए वे इतनी मुसीबत झेल रहे थे। अब हमें उन दर्द को सहना होगा, उन लाखों करोड़ों दर्द को सहना होगा जो लोगों के मन में भरा हुआ है और उन्हें ख़त्म करना होगा। तो ये सब बातें आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कही है, उन्होंने अनइक्वलिटी की बातें भी कही है कि वे अनइक्वलिटी को भी घटाना चाहते थे, ठीक है। और ये जो सफरिंग है जो कई लंबे समय से भारत झेलता है उसको भी वे ख़त्म करना चाहेंगे। तो आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें दी गई है, मैंने आपको समराइज्ड बातें बताई है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी अपनी एक फ़िलॉसॉफ़ी होती है, ओके। तो इंडियन डेमोक्रेसी का भी फाउंडेशन ऐसी ही फ़िलॉसॉफ़ी में बना हुआ है। फ्रीडम स्ट्रगल करते हुए हमें बहुत सी चीज़ें दिखी जो हम चाहते थे कि हमारे देश में हों। हम उस तरीके से अपने देश को चलाएं जिस तरीके से ये चलना चाहिए हम भविष्य के प्रति। और ये सारी चीज़ें जो है वो हर एक देश के प्रीएम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। प्रीएम्बल जो है वो चलन में कब से आया, जब अमेरिका में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें प्रीएम्बल था और इसके बाद ये चलन में आ गया। लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल्स होता है वो बेसिक वैल्यू सेंटिमेंट से भरा हुआ होता है जो बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पे काम करेगा। तो जितने भी तो आप पढ़ सकते हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं उसमें प्रीएम्बल्स होंगे। तो यूनाइटेड स्टेट और एक और अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का प्रीएम्बल आपको दोनों को पढ़ने मिल जाएगा। हम इंडिया के प्रीएम्बल्स में आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया का जो प्रीएम्बल है
उसको हम केयरफुली पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक पॉइंट्स को कि आखिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फ़िलॉसफी क्या है, क्योंकि जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी प्रियम्बल के आधार पर बना हुआ है। जितने भी आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, लॉज बने हैं, वो उसका जो आधार है वो ये प्रियम्बल ही है। तो हम इस प्रियम्बल को अच्छे से एग्जामिन करेंगे, इवेलुएट करेंगे, हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रियम्बल हमें अपने संविधान के बारे में बताता है। मैं सबसे पहले आपको ये प्रियम्बल अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constituent India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assure the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitutional Assembly, the 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो मैंने जैसा आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। ओके, जब ये 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, तब ये दो वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ये 1976 में इंदिरा गांधी ने ये वर्ड हमारे प्रीएम्बल में ऐड कराए थे। ओरिजिनल प्रीएम्बल में जो हमारे संविधान कर बनाने वाले मेकर्स लोग थे, उन्होंने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं दी थी। ओके स्टूडेंट, तो हम इस वर्ड्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते और समझ लेते। ये एक तरह का पोएम की तरह था। प्रीएम्बल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पोएम की तरह होता है, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के समराइज होता है। तो इसमें देख लीजिए, पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के जो द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं उनके हाथों से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ये किसी राजा ने नहीं बनाया, किसी आउटसाइडर ने नहीं बनाया। सवोगन। ओके, तो सवोगन में क्या है? सवोगन मतलब पीपल, यहाँ पे जो लोग हैं वो सुप्रीम पावर है। कोई भी जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर है उनका डिसीजन कौन लेगा? लोग या लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। कोई भी बाहरी ताकत या बाहरी व्यक्ति इंडिया की गवर्नमेंट को मजबूर नहीं करेगा कि वो कोई भी फैसला ले या फैसला बदले। सोशलिस्ट, मैंने इसके बारे में बताया, ये 1976 को इंदिरा गांधी के द्वारा प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। सोशलिस्ट मतलब समाज जो है वो बराबर होगा, वेल्थ जो धन है, संपदा है, वो सबके लिए है। देश में जितनी भी धन संपदा है वो सबके लिए है। गवर्नमेंट जो भी रेगुलेट करेगी, कोई भी कानून लाएगी, जो भी ओनरशिप ऑफ लैंड है, इंडस्ट्रीज़ है, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उसको रिड्यूस करेगी। और ये जो सारी चीज़ें, ज़मीन है, इंडस्ट्री है, वो सब उसके मालिक कौन है? गवर्नमेंट है, मतलब पीपल्स है। सेकुलर सिटीज़न, यहाँ पे रहने वाले लोग आज़ाद होंगे अपने धर्म को फॉलो करने के लिए। हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। जो गवर्नमेंट है वो सारे धर्मों के समान ट्रीट करेगी और सबका इक्वल रिस्पेक्ट भी करेगी। डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये सेकुलर का हो गया। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट है, जहाँ पे लोग जो है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट रूल करेंगे, जहाँ पे रूलर जो है वो अकाउंटेबल होगा सिर्फ लोगों के लिए। गवर्नमेंट कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे ही काम करेगी। ओके, ऐसे काम करेगी जिसमें लोगों का भला हो सके। नेक्स्ट है रिपब्लिक, मतलब इस देश का जो हेड है वो लोगों के द्वारा चुना गया
इलेक्टेड मेंबर ही होगा, कोई हेरिडिटरी मतलब वंश नेपोटिज्म या राजा का बेटा जो हेरिडिटरी पोजीशन होती थी कि प्रधानमंत्री है उसका बेटा ही प्रधानमंत्री हुई, इस तरह से कभी नहीं होगा। लोगों के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि ही हमारे देश का हेड होगा। जस्टिस, सिटीजन को कभी भी उसके कास्ट, रिलीजन, जेंडर के प्रति के कारण कभी भेदभाव नहीं होगा, सबको एक बराबर न्याय मिलेगा। गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर काम करेगी वो किसी भी स्पेशल ग्रुप को लेकर के एडवांटेज पहुंचाना या डिसएडवांटेज पहुंचाने के लिए काम नहीं करेगी, सबके लिए न्याय बराबर होगा, चाहे वो किसी भी जात, धर्म या जेंडर का हो। इसके अलावा ये हो गया जस्टिस। देन लिबर्टी, लिबर्टी यहाँ पे रहने वाले लोगों को अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार होगा। वे जैसे चाहे बातें बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वे जैसे फील करते हैं वो लोगों को बता सकते हैं, कहीं पे किसी को कोई बंदिश नहीं होगी अपने विचार प्रकट ना करने की, अपनी बातें ना रखने की। तो यहाँ पे लोगों को क्या होगी, लिबर्टी होगी। ओके, नेक्स्ट है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, सेम लॉ के कानून के सामने सब समान होंगे। कोई ट्रेडिशनल जो सोशल रीति रिवाज चल रहा था कि राजा है, महाराजा है, नवाब है, ऐसा कोई नहीं होगा, सब बराबर होंगे। गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेगी कि सबको बराबर का मौका मिले। ओके, एंड लास्ट जो है फर्टर्निटी, मतलब जितने भी मेंबर्स हो, जितने भी लोग इस देश में रहते हैं वे एक फैमिली मेंबर की तरह रहेंगे, किसी को भी अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, सब बराबर हैं, सब एक ही देश के वासी हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही सब चीज़ों को लिखा गया है, यही के अकॉर्डिंग आर्टिकल बना है, और यही मैं कह सकता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समराइज वर्जन है। इस प्रियम्बल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने आत्मा कहा था, सॉरी जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा था, और ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समराइज्ड वर्जन है, इसी के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो।